हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अब जब भी हम अपने लिए एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो वो प्लानिंग तब तक अधूरी होती है जब तक हम उसमें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को इंक्लूड ना करें। जब भी हम रिटायरमेंट का नाम सुनते हैं हम सोचते हैं कि यार जब हम रिटायर हो तो फैमिली के साथ यहाँ घूमने जाए, रिटायरमेंट में ये करें वो करें, अपना एक फार्म हाउस हो जहाँ पर आराम से बैठे बिना किसी टेंशन के, दोस्तों के साथ घंटों बातें करें, है ना। पर सवाल ये है कि आखिर वो प्लानिंग होगी कैसे, हमारी हेल्प कौन करेगा वो प्लानिंग करने में। इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट की ऐसी एक फाइनेंशियल स्कीम एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, जिसका जिक्र सब करते रहते हैं लेकिन उसके बारे में सही और सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है तो ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम इस वीडियो में सिर्फ एनपीएस के बेसिक्स को समझेंगे और आने वाली वीडियोस में और डिटेल नॉलेज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस या फिर नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक योजना है जिसका मेन मोटिव है हमारी रिटायरमेंट को बेहतर बनाना। वैसे तो एनपीएस गवर्नमेंट ने 2004 में ही स्टार्ट किया था, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए था, लेकिन उसके बाद में 2009 में ये स्कीम सभी के लिए ओपन कर दी गई थी। अब इसका मतलब चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी कि खुद का बिजनेस करते हो, आप इसमें अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो एनपीएस में दो तरह के प्लान्स होते हैं, टियर 1 प्लान और टियर 2 प्लान। अब टियर 1 प्लान एक पेंशन प्लान होता है और टियर 2 प्लान एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इन प्लान्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, क्योंकि उसके पहले एनपीएस के बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात याद रखिए कि एनपीएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, यानी कि गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करेगी कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप फ्री हैं इसके लिए। अगर आप अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारा पैसा इन्वेस्ट कहां पर होगा, एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें, जब रिटायर होंगे तो पैसा मिलेगा कैसे। तो चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आई एम श्योर कि आपको आ रहा होगा कि एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है या फिर एनपीएस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनपीएस के एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशंस दोनों का काम पीएफआरडीए ही करता है। पीएफआरडीए को एस्टैब्लिश करने का मेन मोटिव ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना था। पीएफआरडीए का मेन काम हमारे फंड्स को डेवलप और रेगुलेट करने के साथ ही साथ हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा एनपीएस के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल होता है पेंशन फंड मैनेजर्स का। इसका मतलब है कि हमारा इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड किए गए फंड मैनेजर्स ही मैनेज कर सकते हैं। पीएफआरडीए ने 7 पेंशन फंड मैनेजर्स हमारे लिए सिलेक्ट किए हैं जो हमारे सभी इन्वेस्ट किए हुए फंड्स को मैनेज करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि वो मैनेजर्स है कौन। एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट को लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट को लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। हम इन 7 फंड मैनेजर्स में से कोई भी एक अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं या फिर एनपीएस ही क्यों चूज करना है, तो इसका जवाब है टैक्स फ्री रिटर्न्स और हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। अब एनपीएस को सेक्शन 80C में रखा गया है और उसके साथ ही साथ इसमें अलग से भी कई प्रोविजंस बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हम एक ह्यूज अमाउंट का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्ट करके कितना टैक्स सेव कर सकते हैं। वैसे एनपीएस बाकी रिटायरमेंट प्लान से बेटर है क्योंकि इसमें हम एक डिसिप्लिन सेविंग कर सकते हैं, एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट बिल्ड कर सकते हैं। अब सवाल है कि हम पैसे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा पैसा आखिर जाता कहां पर है या फिर गवर्नमेंट हमारे पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करती है। तो इसका जवाब है कि हम खुद ही चूज कर सकते हैं कि हमारा पैसा कहां जाना चाहिए। एनपीएस में 4 एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स यानी कि रियल एस्टेट वगैरह। इक्विटी के थ्रू हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है।
गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू हमारा पैसा गवर्नमेंट कंपनीज को लेंड होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू हमारा पैसा प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को लेंड किया जाता है। इसके अलावा हम 5% तक इन्वेस्टमेंट AIF यानी कि रियल एस्टेट में कर सकते हैं। अगर हम इन पैसों पर रिस्क की बात करें, यानी कि कहां पर इन्वेस्ट करना कितना रिस्की हो सकता है, आइए उसको एक बारी देखते हैं। अब इक्विटी में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क कम होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क मॉडरेट होता है यानी कि ना ज्यादा ना कम, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यानी कि रियल एस्टेट में भी रिस्क ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन डिसाइड करेगा या फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारा पैसा कहां एलोकेट होगा और कितना एलोकेट होगा। तो अब इसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमें 2 चॉइसेस दी हैं, एक तो है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। अब ये क्या है? एक्टिव चॉइस यानी कि हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज किस एसेट क्लास में जाएगा। इस एलोकेशन को हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप 50 इयर्स की एज तक मैक्सिमम 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 60 की एज तक हर साल इसमें 2.5% की कमी होती रहेगी। अब दूसरा ऑप्शन है ऑटो चॉइस, यानी कि अगर आप खुद चूज नहीं करना चाहते हैं कि आपके पैसे एलोकेट कहां पर होंगे, तो आप इसे ऑटो चॉइस के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट आपकी एज के अकॉर्डिंग खुद ही आपके एसेट्स को एलोकेट कर देगी। अब आते हैं सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि है हम एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं या फिर इसे ओपन करने का एज क्राइटेरिया क्या है। एनपीएस अकाउंट को कोई भी भारतीय जिसकी एज 18 से लेकर 65 इयर्स के बीच में है वो खोल सकता है। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं या फिर ऑफलाइन। अगर हम अपना एनपीएस अकाउंट ऑफलाइन खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी ऑथोराइज्ड बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जिन्हें हम पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कभी कभी ज्वाइनिंग के टाइम पर एनपीएस का फॉर्म फिल करा लिया जाता है, या फिर आपके ऑफिस में एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसे नोडल ऑफिस कहते हैं, वहां जाकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको पीओपी जाना होगा, जहां पर आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद आप अपना एक पीआरएएन नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है। पीआरएएन नंबर आपके पैन नंबर की तरह ही एक यूनिक नंबर होता है। आप एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना पीओपी सर्विस प्रोवाइडर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो अब बात करते हैं एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें www.enps.nsdl.com पर जाना होगा, जिसका लिंक अगेन हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने के लिए हमें मेनली 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार नंबर, जो कि हमारे मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगला है सिग्नेचर की स्कैन इमेज, और तीसरा है कि आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद ऑनलाइन एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा और फिर हम वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पीआरएएन जनरेट हो जाएगा, जिसकी एक कॉपी हमारे एड्रेस पर भी डिलीवर हो जाती है। आप एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोलें या फिर ऑफलाइन, मिनिमम 500 रुपीज का डिपॉजिट करना कंपल्सरी होता है। अब अकाउंट खोलने के बाद ये नहीं कि उसे भूल जाएं, उसे एक्टिव रखने के लिए साल में मिनिमम 500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी सही होगी। सपोज दैट आप हर फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं, तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा, और डोरमेंट अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करने के लिए उतने ही ड्यूरेशन का अमाउंट एक साथ जमा करना होगा। अकाउंट खोलने के बाद हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए कोई फिक्स अमाउंट ही हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अमाउंट में चेंजेस भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जितना भी अमाउंट आपके फाइनल कॉर्पस अमाउंट में बना है उसे आप 60 की एज में ना विड्रॉ करके 70 की एज में विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप 60 की एज में पैसे विड्रॉ कर लें। अब एनपीएस में जो भी आपका फाइनल कॉर्पस अमाउंट बनता है वो आप पूरा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए इसका विड्रॉल रूल समझते हैं। पूरे कॉर्पस का 60% अमाउंट आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और बाकी के जो 40% है उसके लिए आपको एक एन्युटी प्लान चूज करना होता है। इसका रीजन है कि पीएफआरडीए ने ये डिसाइड किया है कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पर भी आपकी एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, यानी कि आपको हर महीने कुछ अमाउंट मिलता रहेगा जिससे आपके बेसिक खर्चे चलते रहे। ये एन्युटी प्लान हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये एन्युटी प्रोवाइडर हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एज अ पेंशन ट्रांसफर करते रहेंगे। वैसे तो एनपीएस हमारा पैसा रिटायरमेंट तक के लिए लॉक कर देता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हम पैसों को पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। वो कंडीशंस ये हैं
या तो क्रिटिकल इलनेस या फिर बच्चे की हायर एजुकेशन, और आप मिनिमम 3 इयर्स की इन्वेस्टमेंट पर कंट्रीब्यूशन का 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्शियल विड्रॉल पूरे इन्वेस्टिंग ड्यूरेशन में आप सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने एनपीएस के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली है। अब इस वीडियो में हमने सीखा है कि एनपीएस क्या है, एनपीएस को कौन रेगुलेट करता है, एनपीएस के बेनिफिट्स क्या है, हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर विड्रॉल का क्या प्रोसीजर होता है और प्री मैच्योर विड्रॉल की क्या कंडीशंस होती हैं। तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए जल्दी से एक एनपीएस अकाउंट खुलवा लीजिए। इसके अलावा एनपीएस में क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं और आप अपने फाइनल कॉर्पस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको एनपीएस A to Z पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक आप एनपीएस अकाउंट खुलवाएं और आगे की इंफॉर्मेशन के साथ हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।